Yes guys, good evening. See, today we continue with chapter 15 in social science, that is economic development. ठीक है, कल हमने लास्ट टॉपिक किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स का मतलब होता है कि सब्जी जब आपकी बनती है तो सब्जी के अंदर जो भी चीज़ें जाती है उसे फैक्टर्स कहा जाता है. तो प्रोडक्शन के लिए जो सारी चीज़ें यूज़ होती है उसे उसका फैक्टर्स कहा जाता है. और जनरली फैक्टर्स चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, जिसमें से लिविंग कौन है? लेबर और एंटरप्रेन्योर. ठीक है, और एंटरप्रेन्योर मतलब एक तरह से मालिक. और जिस प्रोसेस से एंटरप्रेन्योर इन सारी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाता है ताकि वो प्रॉफिट कर सके, ठीक है, प्रॉफिट कमा सके, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है. आज का हमारा टॉपिक भी मस्त है, टोटल चैप्टर ही बहुत अच्छा है. आज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देखो, इसमें सबसे पहले ये समझाया गया है आपको कि ह्यूमन वांट्स है ना, ह्यूमन वांट्स, नीड्स नहीं बोल रहा हूँ. नीड्स मतलब ज़रूरतें. ज़रूरतें हमारी बहुत कम होती है, जैसे मैंने पहले आपको बोला है. ज़रूरतें ना की बराबर होती है. ठीक है, ये जो पसीना बहा के मैं यहाँ पे ट्यूशन जो पढ़ा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, ये शायद मेरी वांट ही है. ऐसी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है रहा है, हमारी लाइफ के अंदर हमारी जो डिज़ायर्स हैं, ज़रूरतें बोलोगे तो गलत बोल रहे हो. वैसे हम साइमल्टेनियसली बोलते हैं, लाइफ में यही बोला जाता है कि ज़रूरतें, लेकिन ज़रूरतें तो होती ही कम है भाई. आपको एक अच्छा खासा 2 बेडरूम हॉल का एक मकान चाहिए, एक छोटी सी गाड़ी होगी तो भी चलेगी, और 2 वक्त का आपको हेल्दी फूड चाहिए. ये आपकी ज़रूरत है, और आप हेल्दी रहो, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए. इससे ज़्यादा ज़रूरत में कुछ नहीं आता है. ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ें जो भी है, जो भी सर्विसेज आपकी लाइफ में अवेलेबल है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, ठीक है, वो सब आपका कंफर्ट लेवल हो जाता है. कंफर्ट इज़ नॉट आवर ज़रूरत है, वो हमारी नीड नहीं है. और हमारी वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती है. इसका बहुत अच्छा आपको सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ. देखो, ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड, लेकिन ह्यूमन वांट्स जिससे फुलफिल होगी ना, जो पूरी होगी, उसके जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास कम है, लिमिटेड है. इंसानों की जो वांट्स हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो जिससे वो ज़रूरतें, अगेन देखो वर्ड ज़रूरत आ गया, ज़रूरतें नहीं, जो वांट्स हैं जिससे जो पूरी होगी, वो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं. आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका. सपोज कर लो कि आपके पास सिर्फ 500 ग्राम, आधा किलो आटा है. ठीक है, वो आटा आपका रिसोर्सेस. ठीक है, और आपकी जो इच्छा है, आपकी इच्छा है कि उससे रोटी भी बन जाए, उससे 10 एक रोटी बन जाए. चलो 10 एक रोटी बन जाएगी उस पे से, आधा किलो में से. ठीक है, लेकिन आपकी एट द सेम टाइम इच्छा है कि मुझे 10 पराठे भी चाहिए. आपकी एट द सेम टाइम इच्छा है कि मुझे 10 आलू के पराठे चाहिए भी. आपकी सेम टाइम इच्छा है कि इसमें से पूरी भी बन जाए. आपके सेम टाइम इच्छा है इसमें से भाखरी भी बन जाए. आपकी सेम टाइम इच्छा है, जिसको आप भाखरी बोलते हो, हम लोग सिंधी में कोकी बोलते हैं, ठीक है, वो भी बन जाए. आप बोलते हो कि उसमें से थेपला भी बन जाए. आपकी अनेक वैरायटी वाली इच्छाएं, लेकिन भाई इच्छा जिससे पूरी करनी है ना, वो रिसोर्स आपके पास कम है, आटा. तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वैरायटी ऑफ वांट्स वी हैव, लेकिन इस वांट्स को पूरा करने के लिए वो जो आटा है ना, जो रिसोर्सेज है, वो आपके पास लिमिटेड है. समझ में आया? ये यहाँ पे आपको अभी समझाया जाएगा. See, human wants are unlimited while resources to fulfill them are limited. No nation of the world has resource in unlimited quantity. ऐसा कोई भी वर्ल्ड के अंदर, ऐसा कोई भी नेशन, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, कि भाई वो बनाता ही जाएगा, वैरायटी फुलफिल करता ही जाएगा अपनी वांट्स को, और रिसोर्सेज कम नहीं होगा. ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है. There will always be scarcity of factors of production. आपके factors of production की हमेशा कमी होगी, क्योंकि आपकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा है कि वो फुलफिल नहीं होने वाली है कभी भी. As a result, every country faces problems related to allocation of resources. Many questions arise such as why, when and how much quantity of limited resources can be used. सबसे पहले है unlimited wants. See, human wants are uncountable and unlimited. देखो, इसको बोलते हैं हायरार्की. हायरार्की मतलब ऑर्डर. सबसे पहली नीड जो इंसान की होती है ना, होती है फिजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, हमारे शरीर की नीड, मतलब खाना.
खाना पानी, अच्छा वातावरण, वो हमारी फिजिकल नीड्स है। हमेशा हायरार्की इसलिए बोला जाता है कि नीड्स का ऑर्डर आता है। अगर आपके पास लाइफ में कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? खाना। जैसे ही पेट भरेगा ना, फिर दूसरी नीड क्रिएट होगी, फिर वो दूसरी नीड पूरी होगी ना, फिर तीसरी नीड दिमाग में आएगी। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो कि मेरे पास भाई स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा, अरे स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट चाहिए। जैसे स्टूडेंट बहुत सारे आ गए, अब होगा यार इतने सारे आ गए, हाउ टू मैनेज। ठीक है, तो एक एक के बाद आपका जो क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, एक नीड के बाद दूसरा आएगा। आप घर पे भी कभी भी सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं बोलोगे, आपको बोलोगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सारी नीड बोलोगे तो पेरेंट बोलेंगे भाई क्या क्या चाहिए तेरे को। ठीक है, तो चलो वहाँ पे तो आप स्मार्टनेस दिखाते हो, आप बोलते हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, फिर वो उससे पेट भर जाएगा, फिर महीने 2 महीने के बाद अब मेरे को ये चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए। लेकिन एक्चुअली वो आपका कसूर भी नहीं है। वो क्या होता है, जो सबसे पहले आपको, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ है वो पहले आप मांगते हो, उससे आपका जी जब भर जाता है, अब दिमाग बोलता है अभी ये चाहिए, फिर उससे जी भर जाता है, फिर तीसरी चीज़ आती है। तो ह्यूमन वांट्स जो हैं वो कभी भी कम नहीं होने वाली। ठीक है, देखो ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड, सो मेनी वांट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन वांट। एक जब वांट आती है ना, उसके पीछे बहुत सारी दूसरी वांट्स भी आ जाती है। ठीक है, आप खाली एक वांट के पीछे, जो आपकी एक डिज़ायर है, उसके पीछे बहुत सारी दूसरी डिज़ायर्स भी क्रिएट हो जाती है अपने आप। Many requirements are to be fulfilled again and again, while many wants arise because of development of science and technology. बहुत सारी requirements ऐसी हमारी लाइफ के अंदर होती है जिसको फुलफिल हमें बार बार करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहती है, जिसको देख के, जैसे पहले फ़ोन चाहिए होता था, जब मोबाइल निकला था ना, मोबाइल हो गया मतलब बड़ी बात हो, अब तो आईफोन ही चाहिए भाई, अब तो आईफोन ही चाहिए। आपकी वांट बढ़ती जा रही है। Thus, because of many reasons, wants become unlimited. So, in order to fulfill the wants, one has to make selection among wants. फिर है important order in terms of priority. मैंने बोला प्रायोरिटी, आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आपको अपनी लाइफ, मैंने काफ़ी बार बोला, जैसे आप बाहर घूमने चले गए, आप अहमदाबाद अल्फा मॉल में चले गए, आप खाना भी भूल जाते हो, आप खाना भी भूल जाते हो परचेजिंग करने में, या विंडो शॉपिंग करने में, या चीज़ें देखने में, जबकि आप थक चुके हो, आपको भूख लगी है, फिर भी आप पहले प्रायोरिटी दे रहे हो घूमने को, क्योंकि आप वहाँ के लोकल बंदे नहीं, आप घूमने गए हो, आप कल नहीं देखने वाले हो फिर से, इसलिए आपको होता है कि मैं आज ही सब कुछ पूरा करूँ भाई। तो उस समय आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? उस चीज़ को दे रहे हो। तो आपकी लाइफ में भी डिपेंड है कि आप प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हो। ठीक है, एक एक चीज़ को प्रायोरिटी देते हो भाई, इंपॉर्टेंस पहले कौन सी चीज़ को दे रहे हो, वो फुलफिल हो जाने के बाद आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली दूसरी वांट जनरेट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। सी, एज द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड, द इंडिविजुअल हैज़ टू डिसाइड विच वांट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब आपके पास आधा किलो ही आटा है, 500 ग्राम ही आटा है, आप सोच लो कि आपको रोटी खानी है, पराठा खाना है, आलू का पराठा खाना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्यों? क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स है वो तो लिमिटेड है, और उससे जो वांट सेटिस्फाइड होगी वो भी लिमिटेड ही है। आपके पास अगर जेब में 500 रुपये हैं, और उस 500 रुपये से या तो खाना आ सकता है, ठीक है, या आपका कोई टॉप आ सकता है, टी शर्ट आ सकता है, या आपका कोई जीन्स आ सकता है। एट दैट टाइम आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं माउंट से जब छूटने के बाद डायरेक्टली मेरा ट्यूशन होता था 11th-12th का, तो मेरे जेब में अगर 20 रुपये हैं और माउंट का स्कूल गांधीधाम में है और मुझे मेरा ट्यूशन आदिपुर में है और मुझे जेब में सिर्फ 20 रुपये हैं, घर जाने का खाने का टाइम नहीं है, तो उस 20 रुपये से उस समय मैं डिसाइड करूँगा कि अब मेरे लिए खाना इम्पोर्टेंट है कि ट्यूशन जाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। बहुत सारे लोगों का ट्यूशन जाना इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारे लोग पेड़ के नीचे मस्त मज़े से बैठ के खा लेंगे करके कि पहले वे खाना इंपॉर्टेंट है भाई, जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है।
सी ही हैज़ टू सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप सारे के सारे जो आपकी वांट्स है वो सेटिस्फाइड करती हो। विच एवर रिक्वायरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड अर्ली एंड लेटर ऑन द। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पहले आप सेटिस्फाइड करोगे, और जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, धीरे धीरे करके उसका नंबर बाद में आएगा। सी लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी हम देख चुके हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ। ऑल दीज टूल्स आर लिमिटेड, सो दे हैव टू बी यूटिलाइज जुडिशियसली। जुडिशियसली मतलब सोच समझ के, इकोनॉमिकली, ठीक है, उसको जुडिशियसली बोलते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उनको जब आप खर्च कर रहे हो, मतलब जब आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको सोच समझ के उसको जुडिशियसली कहा जाता है। सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स हैज़ टू बी डन कीपिंग सेलेक्टेड वॉन्ट्स इन द सेंटर। ठीक है, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वॉन्ट्स का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जब आप फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो हमेशा आपकी वांट का ध्यान रखना कि कौन सी वांट को सबसे पहले आपको सेटिस्फाइड करना है। देन ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्स, जैसे मैंने सबसे पहले आपको आटे का एग्जांपल दे दिया, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। आप रोटी बनाओ, परोठा बनाओ, भाखरी बनाओ, थेपला बनाओ, आलू का पराठा बनाओ, पूरी बनाओ, जो बनाना है बनाओ, ठीक है, बट आप कोई शायद एक ही चीज़ बना सकते हो एट द टाइम। ठीक है, तो यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम सो मैनी ऑल्टरनेटिव्स कि आपकी कौन सी वांट को आप पहले सेटिस्फाइड करना चाहते हो। सेटिस्फाइड मतलब फुलफिल करना चाहते हो। सी रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड्स आर लिमिटेड। हमारी डिमांड्स को पूरे करने के लिए जो पैसे हैं ना, जो रिसोर्सेज हैं ना, वो बहुत कम है। पैसा भी रिसोर्स है। अगर आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, पैसा भी तो होना चाहिए। तो पैसा क्या है उस समय? रिसोर्स है। मार्केट में चीज़ अवेलेबल है आपके पास पैसा। ठीक है, देखो एक्चुअली इकोनॉमिक्स की डिमांड की डेफिनेशन बताता हूँ आपको। डिमांड क्या होता है पता है? सबसे पहले आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, ठीक है, और आपकी इच्छा होनी चाहिए चीज़ खरीदने की। ठीक है, आपकी एक तो इच्छा होनी चाहिए। आपके पास पैसा है, इच्छा नहीं है, तो उस चीज़ की डिमांड नहीं होगी। लेकिन आपकी इच्छा है और आपका पैसा भी आपके पास है, तो वो डिमांड हो गई? नहीं, वो भी डिमांड नहीं होती है। आप बोलोगे सर जेब में पैसा भी है, मेरी इच्छा भी है कि ये लूँ, लेकिन मेरी पैसे खर्चने की इच्छा नहीं है, तब तक वो डिमांड नहीं होता। ठीक है, डिमांड का मतलब खाली क्या होता है कि भाई चलो मैंने भाव देखा, अरे 3000 का टी शर्ट है, ठीक है चलो मैं ले लूँगा, 3000 का टी शर्ट है, मैं ले सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं इकोनॉमिक्स में 11th में समझाता हूँ। हमारी औकात होनी चाहिए। वही इंग्लिश में वही चीज़ लिखी हुई है, कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी लिखी हुई है, वही इंग्लिश में जब लिखा हुआ है तो आपको बुरा नहीं लगता है। आप चले जाओ, आपको बुरा नहीं लगता है। गेट लॉस्ट, आपको बुरा लग जाता है। तो कुछ चीज़ें इंग्लिश में आपको बुरी लगती है, कुछ हिंदी में बुरी लग जाती है। इंग्लिश में वही लिखा हुआ है कि इंसान की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ हिंदी में हमारी औकात होनी चाहिए खरीदने की। बराबर, अगर हमारी औकात है मतलब हमारे जेब में पैसा है, और चलो जेब में पैसा है लेकिन मुझे पसंद ही नहीं है, तो नहीं खरीदूंगा, उस चीज़ की डिमांड नहीं होगी। जेब में पैसा है, कैपेसिटी है, मुझे पसंद भी है, लेकिन मुझे पैसा खर्चने की इच्छा नहीं है। जैसे पहले मैं जूते वूते बहुत लेता था, अभी भी मेरे पास 12-15 जूते पड़े हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, कोरोना के टाइम पे मुझे अगेन प्यूमा का एक जूता अच्छा लगा था, 6000 का जूता था। तो ठीक है 6000 का जूता था, लेकिन मैं गया, पहना, मुझे अच्छा लगा। लेकिन उस समय क्या, कोरोना के हालात पता है, तो मेरे माइंड में आया कि अननेसेसरी है 6000 जूते के पीछे हाल फिलहाल डालने का। मेरे पास था क्योंकि मेरी अर्निंग हो रही थी कोरोना में भी, ठीक है, लेकिन मैं ये सोच के कि ये 6000 शायद अपने को काम आ जाए, हाल फिलहाल जूते में पैसा क्या, मेरी नीड नहीं है जूता, ये तो मेरी वांट है, ठीक, मेरी इच्छा हो रही है। नया जूता आया, मेरे को ऑलमोस्ट मेरे पास प्यूमा के सारे जूते हैं, तो मैं वो जूता खरीदूँ करके, कुछ अलग जूता लग रहा है करके, लेकिन मेरी उस समय पैसा खर्चने की इच्छा नहीं हुई। फिर 6 महीने के बाद जब हालात एकदम नॉर्मल हो गए थे मार्केट के अंदर, और वो जूता 6 महीने के बाद ऑफ़र में भी आ गया था, फिर मैंने वो ले लिया। लेकिन हाल फिलहाल जब पहली बार गया था तो आई हैव अ कैपेसिटी, मेरी औकात थी खरीदने की,
मेरी इच्छा भी थी लेकिन मेरी पैसा खर्चने की इच्छा नहीं थी करके, ठीक है। सी नॉट ओनली दिस, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूसेज ऑल्सो, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ का ऑल्टरनेटिव यूसेज है, मतलब यूज़ कर सकते हो, पूरी रोटी जो भी आपको बनाना हो। When any tool of production may be utilized in more than one way, it means that the tool has multiple usage. जैसे आटे से आप तरह तरह की चीज़ बना सकते हो, तो आटा क्या है, टूल है, रिसोर्स है, और उसका मल्टीपल यूसेज है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। लेकिन आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अभी आपने सब्जी बनाई है तो शायद उसके साथ रोटी ही चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर हम तो परोठा खाते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी है, वो आपकी प्रायोरिटी है। अगर सिर्फ दही है और सब्जी नहीं बनी है तो आलू का परोठा या थेपला भी चलेगा करके भाई, भाखरी भी चलेगी, अगेन वो आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि सर दही भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, खाली प्याज है, मैं प्याज के साथ रोटी ही खाता हूँ, तो आपकी प्रायोरिटी में रोटी आ रही है। बट बोलने का मतलब ये कि टूल आपके पास रिसोर्स कम ही है, उतना ही है, और उसका मल्टीपल यूसेज है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है कि विच वन योर प्रायोरिटी आपकी क्या है, ठीक है, आपको उसमें से क्या सेलेक्ट करना है करके। So it may be said that this usage is alternative. For example, if wheat is sown in land, अब इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि सपोज कर लो कि एक ज़मीन के टुकड़े पे, एक खेत में आपने गेहूँ उगा दिया। जब आपने एक जगह पे गेहूँ उगा दिया तो उसी जगह पे उसी समय आप बाजरा या दूसरा अनाज नहीं उगा सकते। तो आपकी प्रायोरिटी क्या थी, वीट, तो आपने वहाँ पे वीट उगा दिया, तो आपने बाकी सारे चीज़ें जाने दी, ठीक है। सो वीट इज सोन इन अ लैंड, बाजरा, मेज, ग्राउंडनट और एनी अदर ईल्ड, ईल्ड मतलब प्रोडक्शन, ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, फील्ड नहीं है, ईल्ड है, ईल्ड मतलब जो बाकी की चीज़ें आप उगा नहीं सकते हो, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। अदर यूसेज ऑफ द लैंड हैज़ टू बी स्टॉप, तो बाकी के जो चीज़ें हो जाएगी वो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी क्या थी, ठीक है। अब लैंड का आप मल्टीपल यूसेज कर सक रहे थे, आप यहाँ पे गेहूँ भी उगा सकते हो, आप यहाँ पे बाजरा भी उगा सकते हो, आप यहाँ पे चावल भी उगा सकते हो, आप यहाँ पे ग्राउंडनट भी उगा सकते हो, लेकिन उस समय आपकी प्रायोरिटी क्या थी, गेहूँ थी, तो आपने गेहूँ उगाया और बाकी की चीज़ें चली जाएगी फिर वहाँ से। समझ में आया? ओके, नाउ सी मेथड्स ऑफ अलॉटिंग ऑफ, मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। See, every nation tries to attain speedy economic development by making the best possible allocation of resources. हर कंट्री, हर नेशन ये ट्राई करता है कि हमारा जल्द से जल्द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और कैसे, उनके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके। देखो, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब होता है आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपको कौन सी एरिया में कितना रिसोर्स देना है वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। कौन से सेक्टर में आपको कितना रिसोर्स डालना है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मेनली डन बाय टू मेथड्स, मार्केट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है पता है, तरीका, तरीके को मैकेनिज्म कहते हैं, एंड सोशल सिस्टम। बोथ द सिस्टम्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बाय मिंगलिंग बोथ सिस्टम्स मेनी अदर मेथड्स हैव डेवलप्ड। एक है आपका मार्केट सिस्टम और दूसरा है आपका सोशल सिस्टम। मार्केट सिस्टम में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, इसका मेन डिफरेंस है, और सोशल सिस्टम के सारे फैसले गवर्नमेंट खुद लेती है, ठीक है। और इन दोनों को मिंगल करके, मतलब मिक्स करके, काफ़ी दूसरे नए मेथड्स भी बनाए गए हैं। एवरी कंट्री एक्सेप्ट्स वन और द अदर मेथड एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और हर कंट्री एक या दूसरा मेथड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करती है। अब हम मार्केट सिस्टम समझने वाले हैं। देखो, नेशंस लाइक अमेरिका, जापान, मतलब ये डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहे हैं, हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्या है कि इन्होंने मार्केट सिस्टम को एडॉप्ट किया है। मार्केट सिस्टम को हम लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। द अदर नेम ऑफ मार्केट सिस्टम इज अ capitalist system. In this method, the process of resource allocation is done on the basis of the profit scope. इसका मतलब क्या है ये समझना मेन पॉइंट है। अभी बोला गया है कि यहाँ पे आप उन्हीं प्रोजेक्ट में पैसा डालोगे जहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा निकलता है, मतलब आप वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे जहाँ पे प्रॉफिट बेस ज़्यादा हो, ठीक है। In this system, in production and its related activities, profit is at the center. Profit is at the center का मतलब होता है प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है भाई। वो काम ही करो, वो एक्टिविटीज़ करो जहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा निकल रहा हो, उसे कहा जाता है प्रॉफिट इज़ एट द
जैसे हम बोलते हैं मार्केट में कस्टमर इज़ एट द सेंटर इन द मार्केट, हु इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है, एंड कस्टमर इज़ एट द सेंटर ऑफ द मार्केट। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? जैसे इन द स्कूल एंड ट्यूशन स्टूडेंट्स आर एट द सेंटर ऑफ द मार्केट, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड को हमें सेटिस्फाइड करना है। हम कितना भी अच्छा करें लेकिन आपकी डिमांड अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो कस्टमर लौट के नहीं आएगा। तो मार्केट में वही होता है, कस्टमर्स आर एट द सेंटर। एट द सेंटर का मतलब होता है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हर जगह। यहाँ पे क्या बोला है? प्रॉफिट इज़ एट द सेंटर, मतलब आप सिर्फ आपके दिमाग में प्रॉफिट ही है, ऐसी चीज़ें ही करनी है जहाँ से प्रॉफिट निकले, ऐसे प्रोजेक्ट ही एक्सेप्ट करने हैं, ऐसे बिजनेस करने हैं जहाँ से सिर्फ प्रॉफिट निकले, वो मार्केट सिस्टम में होता है, ठीक है। पीपल इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर दे फाइंड मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट। मार्केट इज कंप्लीटली फ्री इन दिस टर्म। फ्री इन दिस सिस्टम का मतलब तो है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होता है। गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी और डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस मेथड। गवर्नमेंट कहीं पर भी बीच में नहीं आता है, ना कोई भी गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी इसमें गवर्नमेंट की बीच में आएगी। मीन्स देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इसको बोला जाता है। सी कंपटीशन प्लेज अ वाइटल रोल इन मार्केट सिस्टम, ठीक है। कंपटीशन जो है, क्योंकि कंपटीशन तो आएगा, मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं ऐसे। इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट द ओनर हैज़ टू इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर देखो आप चाहते हो कि आप बहुत पैसा कमाओ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो और मार्केट में अच्छा कंपटीशन है, तो ओनर को पूरी ताकत लगा के काम करना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। Because of this method, many new researches are done and new methods of production are created. जब मार्केट में कंपटीशन होता है ना, तभी आपके हाथ पैर चलेंगे, याद रखना, ठीक है। मार्केट में मेरा कोई कंपटीशन नहीं होगा तो मैं उतना ध्यान नहीं दूंगा। क्लास में ऐसे लोग नहीं होंगे कि आपको जो कंपटीशन देते हों, ठीक है, तो आप तो बोलोगे मैं तो सबसे आगे हूँ। तो 85% वाला बच्चा बोलेगा क्योंकि बाकी सारे 75% वाले हैं या उससे भी नीचे हैं, तो उसको उसके लेवल का कंपटीशन ही नहीं मिल रहा है। वो बोलेगा मैं ही राजा हूँ, मेरे से कोई आगे जाने वाला ही नहीं है। लेकिन उसको उसके लेवल का कंपटीशन मिलेगा तो वो और मेहनत करेगा। तो मार्केट में सर्वाइवल के लिए, जब आपके मार्केट में एक जैसी बहुत सारी दुकानें हैं एक ही प्रोडक्ट की, तो आपको सर्वाइवल के लिए, मतलब मार्केट में रहने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो आपको लात मार के मार्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और मार्केट कोई एरिया नहीं है, मार्केट का सिंपल डेफिनेशन होता है जहाँ पे परचेजर और सेलर मिल जाए और एक्सचेंज करे, दैट इज़ अ मार्केट। ये भी मार्केट है। मार्केट कोई वो सब्जी मार्केट है और वो इसी को मार्केट नहीं बोलते भाई। दुकानें बहुत सारी है, जहाँ पर परचेजर और सेलर जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिल जाएं और उनके बीच में एक्सचेंज हो जाए, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड अ मार्केट। दिस इज़ ऑल्सो अ मार्केट, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, आप फीस दे रहे हो, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। समझ में आया? सो प्रोडक्शन इज़ द मैक्सिमम, और नई नई रिसर्च होती रहती है। नई नई रिसर्च तभी होती है जब मार्केट में कंपटीशन होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज टेक्स प्लेस, और इसकी वजह से कंट्रीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। दस कंपटीशन कंट्रोल्स द होल मार्केट लाइक एन इनविजिबल हैंड, ठीक है। कंपटीशन क्या करता है ना, पूरे मार्केट को कंट्रोल करके बैठा है, मतलब वो आपको पकड़ के बैठा है लेकिन हाथ दिख नहीं रहे, इनविजिबल हैंड की तरह। इनविजिबल हैंड होते नहीं है, लेकिन ये कहावत है कि भाई आपको मार्केट पकड़ के बैठा है, कंट्रोल करके बैठा है। एज द स्टेट डज नॉट इंटरफेरेंस, अगेन स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए इस सिस्टम को हम लोग फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है, ठीक है, मतलब हम फ्री है, अपने हिसाब से हम सारे फैसले ले सकते हैं। सी फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, आपने जितना भी ऊपर अभी देखा वो सारा सेम चीज़ें नीचे लिखी हुई है। देखो, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ ईदर इंडिविजुअल और प्राइवेट। तो बोला गया है जो ओनरशिप है, ठीक है, जो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे आटा, ठीक है, उसकी ओनरशिप मतलब उसका मालिक कौन है? एक या तो इंडिविजुअल इंसान है अकेला, मतलब यहाँ पे कोई सरकार का रोल नहीं है, ये बोलना चाहते हैं। प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द मार्केट सिस्टम। आपका मेन मुद्दा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। कंज्यूमर्स गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है और नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी उस लेवल का होगा, आपको वेराइटी ऑफ गुड्स मिलेगा। आपको वेराइटी ऑफ गुड्स मिलेंगे तो बट ऑब्वियस है कि कंज्यूमर को
चॉइस मिलेगी। समझ में आया? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट देयर इन दिस सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन वाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड। हमेशा याद रखना, जो भी आप डिसीजन लेते हो ना, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है पता है? प्राइस। सबसे बड़ा मुद्दा प्राइस। जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया है कि हम किसी शोरूम में गए, ठीक है, टी शर्ट अच्छा लगा, हमको लगा टी शर्ट होगा भाई, हम ब्रांडेड पहनते हैं तो 1500, 2000, 2500, देखा तो 10,000 का टी शर्ट। सब ट्राई व्राई कर लिया क्योंकि हमको ऐसा ही लगा कि 2500 ज़्यादा कितना होगा, 2000, 2500 का टी शर्ट होगा, ठीक है। तो ट्राई व्राई कर लिया, फिटिंग विटिंग सब अच्छी आ गई, ये वो जो 10,000 देखा, पहले तो ऐसा कि 1000 खुश हो गए पहले देख के, 1000 रुपये का है, 100 का तो होगा नहीं, तो 1000 देख के खुश हो गए। फिर ध्यान गया एक और ज़ीरो है, और ज़ीरो जब पीछे आ जाए तो उसका मोल बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद क्या होता है, वो टी शर्ट रख देते हैं वहाँ पे, अच्छा है पर अभी ऐसे फिटिंग बराबर नहीं है, नहीं वो चोखा नहीं बोलते हैं, थोड़ा इंसल्ट हो जाती है, क्लियरली आप बात नहीं करते हो कभी, ठीक है। तो वहाँ पे एक इंसल्ट होती है, आपको इंसल्ट फील होता है। अगर जब आपकी सल्ट आ जाएगी तब इंसल्ट लगेगी, हाल फिलहाल आपको कुछ लगता नहीं है करके, ठीक है। तो कि भाई हम तो रेगुलर लेते हैं, क्या 10,000 हमारे लिए बड़ी बात थोड़ी है, लोगों के लिए होती है, तो भी वो दिखाते नहीं है कि भाई हाँ 10,000 तो, और बट वो पैसे की वर्थ नहीं है। बात अगेन पैसे की नहीं है, इंसान के पास अगर 10,000 है भी तो 10,000 टी शर्ट के खर्चने के लिए नहीं है, वर्थ नहीं लग रहा है, मुझे वैल्यू नहीं लग रही है भाई। लेकिन जनरली होता यही है कि लोग जब बोल नहीं पाते हैं, वो टैग देख के अच्छी है ना, ये है ना वो है करके, फिर हम दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं जाता हूँ ट्रैक लेने, लेके आता हूँ जूता, जाता हूँ शर्ट खरीदने, लेके आता हूँ जींस, तो मैं सब कुछ देख लेता हूँ। उनको ऐसे लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़, तो मैं इनको बोलता हूँ, सेल्समैन को पहले ही बोलता हूँ, तू बैठ जा, क्योंकि क्या है, तुम्हारी उम्मीदें बढ़ती जाएगी ना, मैं ये भी देखूंगा, मैं वो भी देखूंगा, भाई वो भी खरीदेगा, ये भी खरीदेगा, खरीदूंगा तो मैं एक ही चीज़, क्योंकि मेरी ज़रूरत नहीं है जो मैं चीज़ लेने आया हूँ। ज़रूरत जिन लोगों की होती है वो पर्टिकुलर चीज़ लेके जाएंगे वहाँ से, लेकिन मैं जब जा रहा हूँ मेरी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, मुझे नीड ही नहीं है। उल्टा मैं बोलता हूँ एक्सचेंज ऑफर हो तो बताना, तो मैं पुराने लेके आऊँ और कुछ नया लेके चला जाऊँ करके, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या है, जो चीज़ अच्छी लग रही है या कुछ अलग लग रही है वो उठा के ले ली हमने करके। तो प्राइस मैटर करता है। आपको यहाँ पे समझाने का मतलब ये होता है कि हर चीज़ आपको बहुत अच्छी लग गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ठीक है। जैसे सन्नी निशान करके गाड़ी आती थी, निशान की सन्नी, लंबी गाड़ी। जब मैं पहली बार गाड़ी ले रहा था, लेने मतलब देख रहा था अलग अलग गाड़ियाँ, आज से 10 साल पहले, तो वो भी देखी थी मैंने गाड़ी, लेकिन यहाँ पे उतनी मार्केट नहीं थी उसकी। लेकिन जब मैं पीछे बैठा ना तो मुझे ऐसा लगा मैं रूम में बैठा हूँ। पीछे इतना जो लेग रूम था पीछे का वो बहुत बढ़िया था और लिटरली ऐसा लगा। लेकिन उस गाड़ी की मार्केट की उतनी डिमांड नहीं थी और प्राइस मुझे फिर ज़्यादा लगा प्लस करके, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्राइस बीच में आ जाता है, ठीक है। जैसे काफ़ी बार होगा, नहीं मिथुन सर के पास ही ज्वाइन करना है, यहाँ पे ही ज्वाइन करना है, मैं बोलूँ 30,000 की जगह मैं बोलूँ भाई 60,000 फीस है, कौन मिथुन सर ठीक है। दूसरे 4 जने जो आते होंगे, कैपेबल होंगे पे करने के लिए, उनको भगा दोगे, नहीं कहीं और चलते हैं, ठीक है। तो प्राइस मैटर्स, क्योंकि हद से ज़्यादा जब प्राइस हो जाता है, जैसे आपको 5,000 की जीन्स या 10,000 की जीन्स बनती तो 200-300 में ही है फैक्ट्री में, तो सोचो मार्जिन कितना हो गया, ठीक है। घास की जीन्स आती है, घास की जीन्स 10-10 हज़ार की जीन्स आती है, 8,000 की जीन्स, 10,000 की जीन्स, ये तो कुछ नहीं है। हाँ घास की जीन्स आती है, घास कंपनी है मैंने ग्रास की जीन्स नहीं बोला, घास कंपनी है, उसकी जीन्स आती है 8,000 10,000। वो सोच रहा था घास की जीन्स आती है। चलो, now come to the benefits of this market system. See, economic freedom of individual is protected in market system.
तो यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब आपको एक फ्रीडम मिला है। अगेन इसका बोलने का मतलब वही है कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली। ठीक है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से हम यूटिलाइज करते हैं ताकि वेस्टेजेस कम से कम हो। अबेंडेंट प्रोडक्शन में भी डन, हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं इसमें क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी होता है। न्यू एक्सप्लोरेशंस मतलब वही न्यूज़ जो हम रिसर्च वगैरह करते हैं। कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी, एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स फास्टर। क्वालिटी ऑफ थिंग्स इम्प्रूव बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। जब जब आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा एंड यू आर सीरियस इन दैट कॉम्पिटिशन तो आप अपना अपडेट करोगे ही करोगे। ठीक है, मैं हर साल अपना अपडेट कहीं ना कहीं करता हूँ जहाँ पे भी मुझे फील होता है कि ये लैकिंग है। उसके बाद भी नए लोगों को तो वो लैकिंग दिखने वाली है क्योंकि उनके लिए तो पहली बार है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको कंपटीशन में रहना है, ठीक है, तो आपको अपना अपडेट करना पड़ता है या फिर कस्टमर्स को खुश रखो हमेशा। फिर लिमिटेशंस जो हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी बेनिफिट्स मार्केट सिस्टम इज़ नॉट परफेक्ट। अगेन हमेशा याद रखना, जिसकी भी आप कितनी भी अच्छाई कर लो लेकिन परंतु पीछे तो आ ही जाएगा लिमिटेशन। आप कितनी भी अच्छाई कर लो लेकिन फिर बोलोगे लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है ही, उसकी खामियां हैं। सी बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन, यही बोलते हैं सबसे पहले क्योंकि हम प्रॉफिट को ही ज़्यादा भाव दे रहे हैं। ठीक है, कॉमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन मोर क्वांटिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस कॉमोडिटीज़ ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट इज नेग्लेक्टेड और रिड्यूस्ड। तो क्या हो रहा है कि हम सिर्फ प्रोडक्शन को प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते जा रहे हैं तो हम क्वालिटी पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटी पे भी फोकस तो यहाँ पे करना पड़ रहा है। क्यों? कंपटीशन है। आपकी क्वालिटी गिरेगी और वो मार्केट लेके बैठ जाएगा, तो आपको क्वालिटी भी देनी है। लेकिन क्या हो रहा है, हम लग्जरियस प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ है हमारी लाइफ की, आजकल क्या हो रहा है, हम हमारी बेसिक नेसेसिटी अगर देखें ना तो हम उसके पीछे तो खर्चा कर ही नहीं रहे हैं। सारी की सारी लग्जरियस कॉमोडिटीज़ के पीछे ही हम लोग खर्चा कर रहे हैं। उल्टा मार्केट में लग्जरियस कॉमोडिटीज़, जो महंगी कॉमोडिटीज़ है, जो आपको कंफर्ट देती है, ठीक है, उनकी डिमांड ऊपर चली जा रही है और जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, ठीक है, उसकी उल्टा डिमांड कम होती जा रही है। सी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू द रोल ऑफ स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। अब ऊपर क्या बोल रहे थे कि नेचुरल रिसोर्सेज या जो भी रिसोर्सेज है उसका पूरी तरह से अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। नीचे बोल रहे हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रही, ठीक है, उनका अधिकार नहीं है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग नेचुरल रिसोर्सेस वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट के पीछे तो हो गई। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। कंज्यूमर्स को मार्केट का कोई नॉलेज ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, तो उसे कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब कंज्यूमर्स के साथ चीट होता है काफ़ी बार। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे अमीर ज़्यादा अमीर बन रहा है और गरीब बन रहा है, तो ये जो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है, ठीक है, उसे सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ही के पास होना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बट जाना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ही के पास ज़्यादातर, मतलब जो रिच पीपल हैं हमारे, ठीक है, उनके पास ही। देयर इज़ अ फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे क्या डर है, किस चीज़ का डर है कि मार्केट में गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, इंटरफेरेंस ही नहीं है, तो ये जो जितने भी प्राइवेट सेलर्स हैं कहीं उनकी मोनोपोली ना हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट में मेरी दुकान ही रह जाए खाली, मतलब जितने भी प्राइवेट सेलर है वहाँ पे स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। तो मार्केट में अगर सिर्फ प्राइवेट लोग होंगे तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी ना, मतलब उन्हीं के पास मिल रहा है, सरकारी दुकान कोई भी नहीं है, उसको मोनोपोली कहते हैं। समझ में आया? और मोनोपोली होगी और काम खाली प्राइवेट लोगों के पास ही होगा तो वो लेबर को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर का मतलब होता है उनसे ज़्यादा काम लेना, कम वेजेस देना, ठीक है, वो सब।